हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और राजस्थान का वीकली जो न्यूज़ कंटेंट है वो देखते हैं। सैटरडे है ना। चलो, आज की न्यूज़ कुछ रिपीटेटिव न्यूज़ हैं, उनके अंदर कुछ नया डेवलपमेंट हुआ है, तो मैं पूरी न्यूज़ एक्सप्लेन ना करके जो डेवलपमेंट है अपना उसके ऊपर अपन कॉन्सेंट्रेट करेंगे। आप मेरी प्रीवियस राजस्थान की वीकली न्यूज़ वाली वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको इन न्यूज़ का रेफरेंस, जो बेसिक रेफरेंस है, वो मिल जाएगा। ठीक है। ज़्यादा डिटेल्स नहीं हैं, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स नहीं हैं, बट कुछ-कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज़, अ, मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर नेशनल पार्क जो है, वहाँ से राजस्थान तक एक टाइगर कॉरिडोर बनाना की प्लानिंग थी, ठीक है? उस टाइगर कॉरिडोर को हम रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स इनसे जॉइन करने वाले हैं सो दैट टाइगर्स का एक फ्री मूवमेंट हो सके, राइट? उसी की अप्रूवल की न्यूज़ है कि जो हाँ, रिलोकेशन का काम अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, ये रहा। ठीक है? न्यूज़ यही है। आपको जो बेसिक पॉइंट है वो उस वीडियो में मिलेगा। आई थिंक इससे जो एक पुरानी वीडियो है ना, उसी में मैंने आपको पूरा डिस्कस किया। उसमें प्रोजेक्ट चीता और प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर भी मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है। ठीक है? सो रेफरेंस न्यूज़ की वो है। अक्टूबर, इस साल के अक्टूबर से यहाँ से रिलोकेशन वगैरह स्टार्ट हो जाएँगे। ठीक है? इसकी क्यों ज़रूरत है? इधर ज़रूरी नहीं है। इन यहाँ ये आपको चारों ज़रूरी हैं। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़, विषधारी और धौलपुर। राजस्थान में ये 5 नेशनल पार्क, नेशनल रिजर्व्स हैं, जहाँ पर टाइगर्स को प्लेस करने की बात है। ठीक है ना। इन 5 जगहों पे टाइगर्स आर गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर अस टू सी। और इंडिया का मोस्ट प्रोमिनेंट टाइगर रिजर्व, इसको कौन नहीं जानता वाली बात है, रणथंभौर। ठीक है। सवाई माधोपुर में है सरिस्का टाइगर रिजर्व आपका, जो पहले भी रिलोकेशंस हुए हैं टाइगर्स को कहीं और जगह से, अगर अपन राजस्थान में लाए हैं तो सरिस्का हैज अ हिस्ट्री ऑफ इट। मुकंदरा हिल्स आपका कोटा में मिलेगा देखने को। ठीक है ना। मुकंदरा हिल्स कोटा में है। रामगढ़, विषधारी और धौलपुर, ये नाम से पता चल रहा है कि धौलपुर में है। ठीक है। इसको अभी डेवलप करना बाकी है। तो ये जो टाइगर्स को सॉरी, ये जो टाइगर्स को रिलोकेट करने वाली चीज है, यहाँ इसकी पहली एक्टिविटी होगी धौलपुर रिजर्व की। ठीक है। उसके बाद में आपके लिए ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अनिल अग्रवाल फाउंडेशन जो है, रामगढ़ विषधारी रिजर्व जो है, वो इनके साथ में एमओयू साइन किया है। और यहाँ पर टाइगर्स का या जो भी एनिमल्स का रिलोकेशन होने वाला है, डेवलपमेंट होने वाला है, प्रोटेक्शन होगा, जो भी रिसर्च होगी, वो सब इनके हाथ में होगी। ठीक है। इनको करना क्यों जरूरी है ये आपके लिए अच्छा ठीक है। जो कंजर्वेशन मेजर्स हैं उसमें क्या क्या ध्यान देना है। सीसीटीवी सर्वेलेंस होगा ताकि पोचिंग वगैरह हो या फिर किसी भी टाइप की नेफेरियस एक्टिविटी हो, उसको ट्रैक किया जा सके। ड्रोन्स के थ्रू और ई पेट्रोलिंग भी यूज की जाएगी ताकि टाइगर्स को मॉनिटर किया जा सके, है ना। इससे ये भी पता चलता है कि अगर टाइगर्स की तबीयत वगैरह किसी की खराब है, कोई डिजीज हो गया है या कोई एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, किसी ने इलीगली एंटर करने की कोशिश की है। नेशनल पार्क क्या होते हैं, जोन्स में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है। ऐसे ये होता है एक सिक्योर जोन, यहां तक कोई नहीं जा सकता। ठीक है। फिर ये होता है रिसर्च जोन। ठीक है ना। यहाँ पर साइंटिस्ट, रिसर्चर्स जो रह के, या फोटोग्राफर्स जो होते हैं नेशनल ज्योग्राफिक वाले, ठीक है ना, वो हो सकते हैं। और ये होता है एक आउटर जोन। ये जो आउटर जोन होता है, यहाँ पर आपका टूरिस्ट वगैरह का विजिटिंग होता है। ठीक है। तो ऐसा न्यूज आती है ना, रणथंभौर में जो टाइगर स्पॉटिंग हुई है, टूरिस्ट ने टाइगर्स देखे हैं, वो यहाँ देखते हैं, राइट। ये एब्सोल्युटली प्रोटेक्टेड एरिया होता है, यहाँ पर जाना अलाउड नहीं है। यहाँ पर आपके कुछ रिसर्चेस के लिए, कुछ साइंटिफिक जो डिस्कवरीज हैं उनके लिए, फोटोग्राफर्स होते हैं जो इनके नेचुरल हैबिटेट में इनको देखना चाहते हैं, उनके लिए होता है। और ये जो ओपन एरिया होता है जो आगे का, वो ओपन एरिया रेगुलर पब्लिक के लिए होता है विद कंट्रोल्ड विजिटेशन। ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहां जाके बस कोई घर बना लेगा और रहने लग जाएगा। नेशनल पार्क की ऐसे कोई सेट बाउंड्री नहीं होती है, कोई वहां पर कोई जाल नहीं लगा हुआ होता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक अब बीच में दीवार है, कोई नहीं जा सकता, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो ओपन एरियाज होते हैं ना, ओपन एरियाज भी कुछ कंट्रोल्ड वे में गवर्नमेंट इनको वॉच करती है कि वहां पर कोई घर तो नहीं बना रहा है, वहां पर इंक्रोचमेंट तो नहीं हो रहा है, वहां पर कोई कमर्शियल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है विदाउट परमिशन। ठीक है। तो नेशनल पार्क का ये प्लान होता है। तो अब ये जो चीजें हैं ना, ये सीसीटीवी सर्वेलेंस, ड्रोन्स, पेट्रोलिंग, ये जो होती हैं, ये जनरली इन एरियाज के लिए होती हैं। ये जो नंबर 1 का बीच वाला एरिया, नंबर 2 और नंबर 3 तो बाहर जो अपन टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं, तो इन दोनों एरियाज के लिए ये होता है। ठीक है। हम कम से कम एनिमल्स को डिस्टर्ब करना चाहते हैं अपनी फिजिकल प्रेजेंस से। ठीक है। ओके। उसके बाद में रेडियो कॉलर ट्रैकिंग की जाएगी। ये टाइगर्स को एक बेल्ट पहना दिया जाता है उनकी नेक के ऊपर, और उनको ट्रैक किया जाता है, उनकी एक्टिविटीज, उनका मेटिंग सीजन, जो उनके कब्स वगैरह हैं, जो मतलब जो टाइगर के बच्चे हैं, राइट, वो हेल्दी हैं या नहीं है, जो उनकी डेली एक्टिविटीज हैं उनको ट्रैक करने के लिए किया जाता है। इससे ये भी पता चलता है कि कोई पोचिंग तो नहीं हो गई है। ठीक है। ओके। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, कूनो पालपुर से रणथंभौर तक का जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया जा रहा है, वो चीतास के लिए भी है, वो टाइगर्स के लिए भी है। उनका सीजन अलग अलग है, उनका एरिया अलग अलग है।
बट आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और ये क्यों करते हैं ऐसा, हम क्यों करना चाहते हैं, जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है ना उसको हम कम कर सकें। ठीक है, कई बार न्यूज आती है, स्पेशली आपको सेंट्रल अफ्रीकन रीजन से इस तरह की न्यूज आते हुए दिखेंगी, इनफैक्ट इंडिया में भी दिख जाएगा आपको, ऐसी न्यूज कई कई बार सुनने को मिलती हैं कि रोड क्रॉस करते हुए एनिमल्स को चलती गाड़ियों ने भिड़ा दिया, भाई एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो दिस इज नॉट हेल्दी। हम नहीं चाहते कि मैन एनिमल जो इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स हो, या फिर एनिमल अपने नेचुरल हैबिटेट को छोड़कर शहरों की तरफ, गाँव की तरफ आ गए और वहां पर किसी भी टाइप के ह्यूमंस को एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है कि भाई ठीक है, किसी का बच्चा उठा के ले जाते हैं, कभी अटैक हो जाता है। ठीक है, हम चाहते हैं कि वो कम से कम हो, ना के बराबर हो। ठीक है, तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये क्यों जरूरी है, ये आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का पार्ट होता है कि इस टाइप की एक्टिविटीज हमें करने की क्यों जरूरत है। ठीक है, सबसे पहले तो हम इकोलॉजिकल लोड जो है रिजर्व्स के अंदर, एक रिजर्व में बहुत सारे टाइगर्स हो जाएंगे तो वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइगर्स का एक पर्टिकुलर एरिया होता है और वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स का स्क्वायर, सॉरी हंड्रेड्स ऑफ स्क्वायर ऑफ किलोमीटर्स तक चलता है। तो अगर इस तरह से टाइगर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो उनका रिजर्व का जो एरिया है, जो उनका खुद का एरिया है ना, खुद अपना इलाका होता है, वो वाली बात होती है ना, तो वहां पर उनके कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी, तो टाइगर से टाइगर भिड़ंत हो जाएगी, तो फिर इट्स नॉट हेल्दी। दूसरी चीज, जेनेटिक डाइवर्सिटी और इनब्रीडिंग का टॉपिक है। जेनेटिक डाइवर्सिटी बनी रहनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब मैंने एशियाटिक जो गिर फॉरेस्ट है ना गुजरात वाला, उसमें एशियाटिक लायंस जो पाए जाते हैं उनके ऊपर ये बहुत डिटेल में डिस्कशन हो चुका है कि हम एशियाटिक लायंस को कूनो पालपुर में शिफ्ट करें। 10-12 साल पुरानी न्यूज है, लेकिन ये फिर मना हो गया था। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये था कि जो एशियाटिक लायंस की जो पॉपुलेशन गिर में है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो वो एक ही जीन पूल है उनका, और वो अपने ही जीन पूल में मेटिंग करते हैं और वापस और बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो इनमें किसी भी टाइप के एक जेनेटिक डिसऑर्डर की कमी है, बस वो हुआ और ये सारी पॉपुलेशन जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज वेरी डेंजरस। तो हम नहीं चाहते कि इनब्रीडिंग हो, इसलिए एनिमल्स को अलग अलग इलाकों में रखना जरूरी है ताकि उनके जीन पूल का विस्तार हो सके। ठीक है, तो इनब्रीडिंग कम करनी है और जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ाना है। तीसरा पॉइंट है इसमें, जो ऐसे रिजर्व जैसे धौलपुर वाला रिजर्व है जो अभी बन रहा है, राइट, अभी उसमें एनिमल्स नहीं है इतने, स्पेशली टाइगर्स तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हम नए रिजर्व्स क्रिएट करेंगे जहां पर टाइगर पॉपुलेशन को हम इंट्रोड्यूस कर सके और एक नया इकोलॉजिकल जोन वहां पर क्रिएट कर सके, इकोसिस्टम के लिए अच्छा रहता है। फिर लास्ट में है प्रोजेक्ट टाइगर, और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है उनको भी थोड़ा सा काम करने को मिलेगा, है ना। ओके, राजस्थान के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि राजस्थान ने टाइगर पॉपुलेशन में एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, एक अच्छा रिजल्ट दिया है नेशनल टाइगर प्रोजेक्ट जो है उसमें। तो जो स्टेट की जो वाइल्ड लाइफ प्रोफाइल है उसको एक बढ़ावा मिलता है कि हमने, कंट्री ने एक तरह से राजस्थान के ऊपर भरोसा दिखाया है कि यहाँ पर अगर टाइगर्स को शिफ्ट किया जाएगा या फिर यहाँ से टाइगर्स को माइग्रेट करने दिया जाएगा तो दे विल बी सेफ, है ना। दूसरी चीज, इको टूरिज्म और लोकल एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट मिलता है। ऐसा तो है, ठीक है, धौलपुर वाला बना दिया अपन ने, नेशनल पार्क वहां बना रहे हैं, रिजर्व बना रहे हैं, तो एनिमल्स को ही फायदा है सिर्फ, तो लोगों को क्या फायदा है, लोगों को बहुत सारा फायदा होता है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री डेवलप होती है, और ये एक तरह की ग्रीन फील्ड साइट होती है। आपने एक खुला मैदान दे दिया, अब आप लोगों के ऊपर छोड़ रहे हो कि आपका जो बिजनेस करना है वो करो, ऑब्वियसली विद रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो लोकल्स को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और जो इको टूरिज्म है उसको बूस्ट मिलता है। इको टूरिज्म कौन सा था, इकोलॉजिकल टूरिज्म। ठीक है, जानवरों को देखना है, पेड़ पौधों को देखना है, पक्षियों को देखना है, ये सब इकोलॉजिकल टूरिज्म का पार्ट होते हैं। ठीक है, और आपका कंजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको स्ट्रेंथन होने का मौका मिलता है। नए रिजर्व बनेंगे तो कंजर्वेशन के लिए जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वो क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, और इंटरस्टेट कोऑपरेशन का एग्जाम्पल बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है मध्य प्रदेश और राजस्थान, जिस तरह से इन दोनों स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन हो रहा है एनिमल्स को लेके। चीता का था, यहाँ पर अब टाइगर्स का भी है, वो देखने को मिलता है। अभी मैंने आपको गिर फॉरेस्ट का एग्जाम्पल दिया, तो गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर इंटरस्टेट कोऑपरेशन नहीं था। ठीक है, एशियाटिक लायन को या फिर जो गुजरात का जो प्राइड है उसको गुजरात का प्राइड मान लिया गया है कि ये तो गुजरात में ही रहेंगे, कहीं और जाएंगे तो हमारी प्राइड भी शेयर हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, एनिमल्स का कंजर्वेशन थोड़ा डिफरेंट, कुछ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है, कुछ पब्लिक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ होता है, तो हर काम नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आपकी न्यूज है पीएम कुसुम स्कीम, प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम है आपके सोलर एनर्जी के लिए। ठीक है ना, बेसिक्स तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको पता है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इस न्यूज को देखते हैं पहले। 3 कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट ए बी सी। ठीक है, कंपोनेंट ए में 2 मेगावाट तक की पावर जनरेट करने वाले प्लांट्स की बात है। कंपोनेंट सी कहाँ है, कंपोनेंट बी में 5 मेगावाट तक का है, और कंपोनेंट सी जो है 2 से 5 है, और कंपोनेंट सी जो है वो 5 से ऊपर का जनरेट करने वाले उसके लिए होता है। डिस्कॉम की बात मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ये यहाँ पर अच्छा नहीं है। अब तो
अपन न्यूज पे चलते हैं, एक्चुअली न्यूज क्या है। पीएम कुसुम स्कीम समझते हैं पहले। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान स्कीम। ऊर्जा सुरक्षा मतलब एनर्जी सुरक्षा किसको कहते हैं, सिक्योरिटी या, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने 2019 में लॉन्च करी थी, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने बहुत पढ़ा था इसको। मैंने रटा था इसको बैठ के। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, हम चाहते हैं कि सोलर एनर्जी को यूज किया जाए इन इरिगेशन, और सोलर एनर्जी को यूज किया जाए ग्रिड से कनेक्ट करने के लिए। इरिगेशन कौन करता है, फार्मर करता है, और ग्रिड से कनेक्ट कौन करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन जो बढ़ाएंगे, जो ज्यादा प्रोवाइड करेंगे सोलर एनर्जी, उनको ग्रिड से कनेक्ट कर दिया जाएगा। और डिस्कॉम फार्मर से जो एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा हो रही है फार्मर के पास में सोलर प्लांट से, उस एनर्जी को खरीद लेंगे, और फिर वो बाद में क्योंकि वो सरप्लस एनर्जी होगी, तो वो बाद में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, डिसबर्स कर दी जाएगी। तो कुसुम स्कीम का मतलब यही था, और इससे काफी बूम भी आया था। लोगों ने अपनी घरों की छतों पे है ना सोलर प्लांट लगाना शुरू कर दिया था, छोटे छोटे पैनल्स ही हो चाहे से। तो आपने जितनी एनर्जी आपको घर पे यूज करनी है वो कर ली। अब आपके पास में एक्स्ट्रा एनर्जी है तो आपको ग्रिड से कनेक्ट कर दिया जाएगा। एक्स्ट्रा एनर्जी आप ग्रिड में शिफ्ट कर सकते हैं, और पर यूनिट आपको चार्ज डिस्कॉम से मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लान इज गुड, इनफैक्ट आज भी गुड ही है, प्लान इज रियली गुड। ये आपके 3 कंपोनेंट्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए, ग्रिड कनेक्टेड पंप्स वगैरह, ठीक है। और ये आपको कंपोनेंट्स जो हैं, इसमें यहाँ पर फैक्ट अवेलेबल है कि राजस्थान कंपोनेंट ए में कंट्री में फर्स्ट रैंक पे है, और कंपोनेंट सी में भी फर्स्ट रैंक में है, ठीक है। सिग्निफिकेंस फॉर राजस्थान, राजस्थान में जो भी है ना वो सूरज जी है, सूर्य देवता की कुछ ज्यादा ही कृपा है अपने ऊपर, ठीक है। और इतनी कृपा है कि जब सूरज तेज चमकता है तो तेज हवाएं चलती हैं, आंधी आती है, यहाँ पर लू चलती है ना। तो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अपने पास में फोकस करने का एक एरिया बन जाता है, ठीक है। तो राजस्थान की सिग्निफिकेंस क्या है, हमारे पास में हाई सोलर पोटेंशियल है, क्यों, क्योंकि हमारा डेजर्ट क्लाइमेट है, ड्राई क्लाइमेट है ना। बरसात होती है तो 2 महीने के लिए कभी कभी बादल आते हैं, बरसात होती है और खुश करके बस चली जाती है। अभी भी जैसे मानसून है, हाई मानसून सीजन है, अपन पीक मानसून में है, और बारिश पता नहीं लास्ट टाइम कब हुई थी, ठीक है। तो डेजर्ट क्लाइमेट है, बैरन लैंड अवेलेबल है। डेजर्ट है तो उपजाऊ नहीं है जमीन, तो बहुत खेती नहीं हो रही, बहुत ज्यादा जंगल वगैरह नहीं है, ठीक है। तो खाली फैलो जमीन पड़ी हुई है, तो उनको सोलर के लिए यूज कर लो। तो राजस्थान के लिए एक ये सिग्निफिकेंस है। दूसरा, फार्मर्स जो है अपनी खुद की इनकम जनरेट कर सकते हैं अपनी अनयूज्ड लैंड के ऊपर। जमीन में पानी नहीं है, बारिश होती नहीं है, जमीन खाली पड़ी है, तो फार्मर क्या करेगा, तो फार्मर एनर्जी बना लो, है ना। भाई गेहूं नहीं उगा सकते तो एनर्जी उगा लो, ठीक है, ओके। और एनर्जी प्रोवाइडर्स बनने का इसमें अच्छा मौका है, और इसमें काफी लोगों ने यूज भी किया है। मतलब आई हैव पर्सनली सीन कि बहुत बहुत बड़े बड़े प्लांट्स लगाए हैं लोगों ने अपने फील्ड्स में। एनर्जी सिक्योरिटी को प्रमोट करने को मिलता है, इनकम डाइवर्सिफाई हो जाती है आपकी। हो सकता है फसल तो खराब भी हो जाए, कोई डिजीज आ गया है ना, टिड्डों का अटैक आ गया था ना, 2020 की बात है, 2021 की बात है, ऐसे कुछ है। तो ये सब हो सकता है, लेकिन सूर्य देवता आपको निराश नहीं करेंगे, वो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। पवन देवता आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे, विंड एनर्जी आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ इन्वेस्ट करा जा सकता है। सोलर एनर्जी में लोग इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि ये एक शॉर्ट स्केल पे क्रिएट करा जा सकता है, एक छोटी जगह पे इंस्टॉल करके आप अपनी खुद की बिजली बना सकते हैं। विंड एनर्जी के लिए आपको बहुत बड़े ग्रैंड स्ट्रक्चर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, और एक प्राइवेट इंडिविजुअल इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। तो वहां पर सरकारों की और प्राइवेट जो कॉर्पोरेट्स हैं उनकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। इतना ही फर्क है, अदरवाइज वैसे राजस्थान के लिए फर्क नहीं है। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, हम थर्मल एनर्जी यूज नहीं करेंगे, हाइडल पावर यूज नहीं करेंगे, पोल्यूशन होता है उनसे, दे हैव अ कार्बन एमिशन, ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है कंट्री का, वो सब ना इन्वेस्ट करके हम इनमें इन्वेस्ट करेंगे, तो हमारे लिए सस्टेनेबल एनर्जी बनने का भी अपने पास में मौका होगा। और ठीक है, ये तो मैं आपको बता चुकी कि थर्मल एनर्जी के ऊपर अपना डिपेंडेंस कम हो जाएगा, कार्बन एमिशन अपने कम हो जाएंगे, तो दिस इज वेरी गुड फॉर द एनवायरमेंट। डिस्कॉम का बेनिफिट, डिस्कॉम को यही बेनिफिट है कि भाई ठीक है, आप कम कीमतों पे बिजली खरीद सकते हैं, और थोड़ा सा डिफरेंशियल अमाउंट में उस बिजली को वापस सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके लिए जो सेम ग्रिड, एक ही ग्रिड में आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, ट्रांसमिशन कॉस्ट को कम कर सकते हैं, तो नए इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है। तो सरकार का भी खर्चा बचता है, डिस्कॉम क्या सरकारी कंपनी है ना, तो इनका खर्चा बचता है, ठीक है। और आप, ये मैंने आपको बता ही दिया, एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आपके है कि राजस्थान में क्या स्टेटस है, ये आपको फैक्ट्स याद करने हैं। हाँ, ये आपको नंबर याद करने हैं, इनके ऊपर डायरेक्ट एमसीक्यू भी बनता है, और अगर कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है और आप ये फैक्ट्स मेंशन करते हैं तो इट क्रिएट्स अ गुड इंप्रेशन ऑफ योर आंसर इन द आइज ऑफ द एग्जामिनर। उनको यूं लगता है कि अच्छा ठीक है, बच्चे को ज्ञान है, बच्चे ने पढ़ाई करी है, बच्चे को पता है, तो वो एक अच्छी मार्किंग देने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। तो आपकी जो राजस्थान की जो सोलर कैपेसिटी है, जो इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी है, वो है इतनी मेगावाट, 1308 मेगावाट, ठीक है ना, ओके। राजस्थान में ये जो फिगर है ना 1190 वाला, ये जोधपुर का है,
ये मुझे पता है इसलिए आपको बता दूं, ये जोधपुर का फिगर है, जोधपुर ने हाईएस्ट अपन को प्रोवाइड करके दिया है डिफरेंस, ठीक है। कंपोनेंट ए में 457 मेगावाट राजस्थान में बनाता है, जो कि हाईएस्ट है कंट्री में, और कंपोनेंट सी में गुजरात और महाराष्ट्र के बाद में राजस्थान थर्ड नंबर पे आता है। आई थिंक दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फील्ड जो है वो राजस्थान में है, भादला सोलर प्लांट, है ना। ये दुनिया का सबसे बड़ा, ग्रांडेस्ट, लार्जेस्ट सोलर फील्ड है जो कि राजस्थान में ही है ना। और अभी फुल कैपेसिटी पे भी यूज नहीं करते, तो इसको फुल कैपेसिटी पे यूज करेंगे तो फिर कितना इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। इट्स स्टिल इनफैक्ट अभी भी इसमें काफी काम चल रहा है कई जगहों पे, बट इस स्टेज पे जहां पर इसको अपन यूज कर रहे हैं भादला सोलर फील्ड को, वो ऑलरेडी दुनिया में सबसे लार्जेस्ट सोलर फील्ड है, ठीक है। कंपोनेंट सी में 1.5 करोड़ मेगावाट सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड की गई थी, जो कि 30% ऑफ द कॉस्ट है। इंडिविजुअल फार्मर्स और डेवलपर्स ने इसको इंस्टॉल करने का एक उसमें वो दे रखा है। ये प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। ये तो न्यूज वाला पोर्शन था, और पीछे यहाँ जो लिखा हुआ न्यूज वाला पोर्शन था, बट अदरवाइज अपन प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ग्रिड स्टेशन के 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर होना चाहिए। रेडियस क्या होता है? एरिया ऐसे निकलता है किसी भी जगह का। ये ग्रिड है आपका, इतना सुंदर टावर मैंने कभी नहीं बनाया, ठीक है। ये आपका ग्रिड है, और इस ग्रिड से ये जो एरिया है ना, सॉरी ये जो डिस्टेंस है, ये 5 किलोमीटर होना चाहिए, है ना। तो ये पूरा चारों तरफ इस तरह से 5 किलोमीटर का, इसको रेडियस बोलते हैं। इससे ज्यादा दूर आपका इंस्टॉलेशन नहीं होना चाहिए, फिर डिस्कॉम नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसमिशन लॉस्ट होता है, ट्रांसमिशन कॉस्ट बढ़ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी लूज होती है, ठीक है। तो इफेक्टिव कनेक्टिविटी के लिए 5 किलोमीटर का रेडियस आपके लिए जरूरी है, ये फिगर आपके लिए जरूरी है याद करना। एनवायरमेंट का और एनर्जी का, ठीक है, ये अपन को पता ही है। जीरो एमिशन रहेगा, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एंटरप्रेन्योरशिप होगी। एग्रीकल्चर के ऊपर अगर आप डिपेंडेंट हैं तो एग्रीकल्चर के ऊपर से आपकी डिपेंडेंस कम होगी, इनकम डाइवर्सिफिकेशन होगा, ठीक है। उसके अलावा जो डीजल सब्सिडीज लेते हैं आप, कुएं से पानी निकालना है, डीजल पंप यूज कर रहे हैं, वो ना करके अगर आपके पास में सोलर फील्ड है या फिर छोटा मोटा कोई सोलर प्लांट इंस्टॉल करा हुआ है, तो जो उससे बिजली बन रही है उससे आप पंप चला सकते हैं और कुएं से पानी निकाल सकते हैं। आपको डीजल इन्वेस्टमेंट, डीजल का जो बर्डन है वो नहीं लेना पड़ेगा, और अल्टीमेटली इसका फर्क पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि हम ये सब कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया इज एन ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री, है ना। तो ये सब कम होगा ना, तो फिर अपना जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें भी फर्क पड़ेगा। ये आपकी थर्ड न्यूज है। यमुना रिवर के ऊपर 2 बांध बनाए जा रहे हैं, जिनका पानी अब राजस्थान भी शेयर करेगा। कहाँ यमुना बह रही है और कहाँ पानी मिलेगा? जहां से यमुना की ट्रिब्यूटरीज वगैरह आ रही है ना राजस्थान में, उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं। कहाँ मिलेगा? शेखावाटी रीजन में मिलेगा। चूरू, झुंझुनू और सीकर, ये 3 एरियाज शेखावाटी रीजन का पार्ट कहलाते हैं, ठीक है। कहाँ लिखा है? लिखा है यहाँ पे, लिखा तो था मैंने, ये रहा, चूरू, सीकर और झुंझुनू, ठीक है। मैंने कहा था कि जो डैम्स हैं उनकी लोकेशन की फोटो लगाना, कोई बात नहीं, यहां बता देती हूं मैं आपको। दिस इज हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश है, और ये जो कॉर्नर है नेपाल से अड़ता हुआ, ये आपका उत्तराखंड है, ठीक है। उत्तराखंड में आपका डैम बन रहा है लखवार डैम, और हिमाचल प्रदेश में बन रहा है रेणुका जी डैम, ठीक है ना। ये रहा रेणुका जी और लखवार, ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बन रहे हैं, ये यमुना के ऊपर बन रहे हैं, ठीक है। ये इसके ऊपर राजस्थान सरकार ने अप्रूव कर दिया है 95 करोड़ रुपए कंस्ट्रक्शन में हेल्प करने का। क्यों? क्योंकि हम उनसे पानी लेना चाहते हैं, तो हमारी कुछ तो हेल्प होनी चाहिए ना उनको, ठीक है। अब ये जो डिसीजन है, 215 करोड़, 215.66 करोड़ का जो शेयर है राजस्थान का, टोटल राजस्थान को टोटल इतने पैसे देने हैं, उनमें से हमने 95 करोड़ दे दिए, वो न्यूज है। और 11,000 करोड़ रुपए का, 11,320 करोड़ रुपए के ये दोनों डैम्स बन रहे हैं। ये दोनों डैम्स जो हैं ईयर राउंड राजस्थान में पानी प्रोवाइड करेंगे शेखावाटी रीजन को, ठीक है। और शेखावाटी रीजन कौन सा है? चूरू, सीकर, झुंझुनू, यहां पड़ते हैं, इन एरियाज में पड़ता है। मैं इसको काला कर दूं, ठीक है ना। झुंझुनू जो है वो हरियाणा बॉर्डर से लगता है, ये लो, इतना ही है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। इसी एरिया को शेखावाटी रीजन भी बोला जाता है। और कुछ है इस न्यूज में, टेक्निकली और कुछ नहीं है इस न्यूज में। ये आपको यमुना बेसिन, क्योंकि यमुना के ऊपर डायरेक्ट न्यूज आ गई है, तो यमुना बेसिन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। यमुना, अब मैं आपको बता दूं आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। एक तो यमुनोत्री के बारे में पढ़ना है, यमुना स्टार्ट कहां से हो रही है, ठीक है। यमुनोत्री के बारे में पढ़ना है, यमुना की डिस्ट्रीब्यूटरीज या ट्रिब्यूटरीज बोल सकते हैं आप, है ना। और यमुना के ऊपर कितने डैम्स हैं, कौन कौन से स्टेट्स से यमुना बहती है, और यमुना राजस्थान में क्या इंपॉर्टेंस रखती है।
तो ऑलरेडी यमुना का पानी राजस्थान में आ रहा है, ये दिख रहा है चित्तौड़गढ़, कोटा, नीमच ये एरिया दिख रहा है ना? यहाँ पर आती है बनास नदी, ऑलरेडी यमुना का पानी ऑलरेडी राजस्थान में आ रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं इस एरिया की। ये एरिया दिख रहा है, इसको शेखावाटी रीजन बोलते हैं, है ना? ये आपका दिल्ली है, यहाँ पे ये आपका आगरा है। ताजमहल कौन सी नदी के पास में बना हुआ है? यमुना के पास में है, ठीक है? तो इस रीजन को पानी प्रोवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पर जो डैम्स बन रहे हैं ना, उसमें राजस्थान को पैसों की, राजस्थान ने हेल्प करी है, पैसों में हेल्प करी है, इंजीनियरिंग हेल्प भी दी होगी, कुछ तो दिया ही होगा, ठीक है? सिर्फ पैसों से काम चलता है क्या? चल रहा होगा, क्या पता। तो इन डैम्स का पानी अब इस रीजन में शेयर किया जाएगा, और ऑलरेडी यमुना का पानी बनास नदी की वजह से कोटा, चित्तौड़गढ़ इन एरियाज में आता है। तो यमुना का पानी अब राजस्थान में 2 जगह आएगा, ठीक है? आई होप दिस इज अंडरस्टूड। ये आपको प्रोजेक्ट याद करने हैं। रेणुका जी डैम आपकी गिरी रिवर के ऊपर है ना? ये हिमाचल प्रदेश में है, और लखवाड़ डैम जो है वो प्रॉपर यमुना रिवर के ऊपर है, देहरादून के पास में, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरेज प्रोजेक्ट है, ठीक है ना? और क्या है इसमें? यमुना रिवर अग्रीमेंट 1994 जो हुआ था साइन, उसमें राजस्थान का कंपोनेंट भी ऐड किया गया था, राजस्थान को एलोकेटेड बेनिफिशियरी दिया गया है, ठीक है? ये सब समझ में आ गया। यमुना रिवर बोर्ड इसमें इन्वॉल्व होगा, ऑब्वियसली बात है। हर रिवर जो बड़ी मेजर रिवर्स हैं, ठीक है, पेरिनल हो नॉर्थ वाली, चाहे नॉन पेरिनल हो साउथ वाली, हर बड़ी रिवर के लिए एक रिवर बोर्ड है, ठीक है? वो देखते हैं कि बेसिन में पोल्यूशन का ध्यान रखते हैं, कौन कौन से स्टेट से गुजर रही हैं, उन स्टेट के साथ में जो पानी का कोऑर्डिनेशन है, डिवीजन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन से डैम कहाँ बनाने हैं, उसकी क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, किसको डिस्प्लेस किया जाएगा, कहाँ प्लेस किया जाएगा, ये सब जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो रिवर बोर्ड्स लेते हैं, ठीक है? और इन रिवर बोर्ड्स, जैसे अब ये यमुना का रिवर बोर्ड जो है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। ये स्टेट्स आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आप इस बेसिन को ठीक से स्टडी कर लेंगे इंडिया के पॉलिटिकल मैप पे, तो ये स्टेट्स आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे, ठीक है? ओके। टास्क फोर्स की मीटिंग 30 जून को हुई थी। 30 जून में ये जो पानी का जो फ्लो मॉनिटरिंग है उसके बारे में मीटिंग हुई थी। ये मैंने सिर्फ अदरवाइज उसके लिए ऐड किया है, क्योंकि ये कहाँ के पानी को डिवाइड करने के लिए होते हैं, हथनी कुंड बराज जो है ना, उस पानी को डिवाइड करने की बात हुई थी यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। ये अपने लिए इतना फैक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट कोई बात नहीं। पॉलिसी में जल शक्ति अभियान के साथ में, और अटल भूजल योजना, और सिर्फ यही नहीं, हर घर जल जो है, प्रधानमंत्री का सपना है हर घर जल, है ना? हर घर जल के साथ में भी इसको अलाइन किया जा रहा है ना? हर घर जल हर घर नल, वो ऐड देखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर का, पीआईबी के ऊपर भी काफी ऐड आया हुआ है, दूरदर्शन के ऊपर भी बहुत ऐड आता है। उसको, जल शक्ति अभियान को, और अटल भूजल योजना, भूजल किसको बोलते हैं? भूमि के अंदर जो जल होता है ना? इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह का कंपोनेंट भी ऐड होता है। इन सब के साथ में अलाइन किया जाता है ताकि इंडिया को लॉन्ग टर्म वाटर सस्टेनेबिलिटी मिल सके, ठीक है? मैंने आई थिंक पुरानी जो अपनी बूंदी के अंदर जो इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो सोलर पावर्ड है, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि पानी की अहमियत क्या है राजस्थान के लिए। अभी कुछ दिन पहले की ही न्यूज है, लूनी नदी जो है वो अपने लेवल पे बह रही है, तो जिन गाँव से वो बह के निकल रही है ना, उन गाँव में लिटरली फेस्टिवल की तरह उस चीज को सेलिब्रेट किया जा रहा है ना? तो राजस्थान के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है? इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन को दर्शाते हैं, फेडरल कोऑपरेशन को दर्शाते हैं। ये अब आपका थोड़ा पॉलिटिकल पॉइंट भी होता है। इसको डबल इंजन सरकार वाली बात होती है, ठीक है ना? आपकी सरकारें हैं ना चारों तरफ, तो फिर आप वो काम कर सकते हो। जो ऑपोजिट सरकारें होती है ना, जनरली उनमें तनातनी बनी रहती है, वो खुश नहीं होते एक दूसरे से, ठीक है? वो पॉलिटिकल पॉइंट होता है। खैर, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, अब एरिड जोन्स में आप पानी लेकर आएंगे तो आप क्लाइमेट को और वहां के इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उसके साथ भी इसको बैलेंस आउट करने की कोशिश की गई है। आगे क्या स्कोप है? इस तरह की माइक्रो स्कीम्स जो हैं, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इस तरह की माइक्रो स्कीम्स ऑल इंडिया लेवल पे लाई जा सकती हैं। आपने वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना सुना है, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, देश की सभी नदियों को जोड़ दिया जाए और सभी नदियों का पानी एक बहाव में रहे, ठीक है ना? उसमें पेरिलियल, नॉन पेरिलियल, जो आपकी जो सीजनल रिवर्स होती है, जैसे लूनी नदी है वो सीजनल रिवर है, इन सब रिवर्स को अगर आप जोड़ देंगे तो हमेशा देश में पानी बना रहेगा। लेकिन ये बहुत रिस्की है इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये बहुत जरूरी है बिकॉज इंडिया पानी की कमी से सफर करने शुरू कर चुका है, ठीक है? तो
अगर इस तरह के छोटे-छोटे माइक्रो स्कीम्स अपन चलाएँगे, इस तरह के छोटे-छोटे माइक्रो बेनिफिट्स मिलेंगे, तो अल्टीमेटली हम उस एक सपने को भी साकार कर सकते हैं, ठीक है ना? सबको पानी प्रोवाइड कर सकते हैं, सारी रिवर्स का पानी एक जगह ले सकते हैं। और वाटर बेस्ड इकोनॉमी ठीक है, शेखावाटी रीजन में भी पानी जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय गॉड मैंने देखा है, पानी नहीं है, ठीक है? स्पेशली चूरू झुंझुनू में तो बहुत कमी है, सीकर स्टिल मच बेटर कंडीशन में है, लेकिन चूरू झुंझुनू में तो पानी का बहुत बुरा हाल है। ये आपकी फोर्थ न्यूज़ है, दिस इज़ एक्चुअली अ गुड न्यूज़। दुनिया की 10 शहरों में टॉप 10 ट्रैवल एंड लीजर जो सर्वे हुआ उसमें जयपुर की 5th रैंक आई है। इंडिया का इकलौता शहर है जयपुर जिसकी 5th रैंक आई है। आपको ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है। ये सब तो अपन को पता ही है, ठीक है? कल्चरल और फोक आर्ट पसंद, जो भी यहाँ आया उसको कल्चरल चीज़ पसंद आई होगी, फोक आर्ट ये आपका पत्रिका दरवाज़ा है, ठीक है? हिस्टोरिक फोर्ट पसंद आए होंगे, पैलेसेस पसंद आए होंगे। पैलेसेस कौन से? सिटी पैलेस वगैरह हो गए, ठीक है? हिस्टोरिक फोर्ट्स वगैरह कौन से हैं? नाहरगढ़ फोर्ट हो गया, जयगढ़ फोर्ट हो गया, आमेर फोर्ट हो गया आपका। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हॉस्पिटैलिटी बिल्कुल मिलेगी। जयपुर में आपको 5 स्टार, 7 स्टार हर तरीके के होटल्स मिलेंगे। आप डिपेंड करता है आपकी पॉकेट में कितना दम है, ठीक है? अदरवाइज भी जयपुर में बहुत रिसोर्ट के ऑप्शंस हैं क्योंकि जयपुर में अरावली हिल्स हैं जिनके ऊपर फोर्ट्स बने हुए हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर प्रीमियम शॉपिंग और देखने को मिलेगी। आप चौड़ा रास्ता, जौहरी बाजार और बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़ और इंदिरा बाजार इनसे बात करो, या फिर चाहे आप इधर आ जाओ, बड़े-बड़े जो मॉल्स हैं, वर्ल्ड ट्रेड पार्क वगैरह हो गए, है ना? और मॉल ऑफ जयपुर हो गया, इनकी आप प्रीमियम शॉपिंग की बात करो, चाहे आप कल्चरल शॉपिंग की बात करो, जयपुर हैज़ एवरीथिंग। रेस्टोरेंट सीन्स, हर तरीके के रेस्टोरेंट्स हैं, मतलब मैं इतने टाइम से देख रही हूँ जयपुर में, जयपुर हैज़ एवरीथिंग, है ना? थोड़ा टाइमिंग का इश्यू होता है, रात को 9 साढ़े 9 बजे के आस-पास घर जाने लग जाओ, ज़्यादा घूमो मत बाहर। जयपुर में नाइट लाइफ आपको 9 के बराबर मिलेगी, बट अदरवाइज़ जयपुर में सब कुछ है। सब हर तरीके के इंसान के, हर तरीके के एज ग्रुप के लिए, हर तरीके की पर्सनैलिटी टाइप के लिए आपको जयपुर में कुछ ना कुछ मिल जाएगा, राइट? ये आपकी टॉप 10 सिटीज़ हैं, है ना? आई बीन टू अ फ्यू प्लेसेस और वाक़ई में अच्छी जगह है। आई वाज़ एक्चुअली सरप्राइज़्ड कि जयपुर को मिला है। मेरी माइ मैं ये सोच रही थी कि मैसूर वगैरह है ना, अ, वहाँ मैसूर पैलेस ग्रैंड स्ट्रक्चर, तो मेरा वो था कि वो भी होंगे, लेकिन दिस एक्चुअली केम एज़ अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज़ टू मी। सैन मिगेल आपका मेक्सिको में है, चियांग मांगताई आपका थाईलैंड में है, टोक्यो, बैंकॉक, जयपुर आपको पता है, होनाई आपका वियतनाम में है, मेक्सिको सिटी, इसको बाय द वे मेक्सिकन में बोलते हैं मेहिको, है ना? ओके, क्योतो, उबुद और कुस्को, इन दोनों का मेरे को नहीं पता। मेरे को सच में नहीं पता। बाली बाय द वे अपने आप में एक सिटी है। बाली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है? तो ये आपके शहर, इन सबको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि जयपुर की क्या पोज़ीशन है, ठीक है? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जयपुर किन-किन जगहों पे जयपुर ने बहुत ब्रिलियंट स्कोर किया है, हॉस्पिटैलिटी, शॉपिंग, कल्चरल ऑथेंटिसिटी और लग्जरी एक्सपीरियंसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया। इट हैज़ एवरीथिंग, जयपुर हैज़ एवरीथिंग, ठीक है? टूरिज़्म जयपुर, जो टूरिज़्म एक्सपर्ट हैं दिव्यराज सिंह जी, उनके अकॉर्डिंग जयपुर को या राजस्थान की किसी एक जगह को इस तरह से इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलता है, तो एक स्ट्रॉन्ग पुश मिलता है, टूरिज़्म को बढ़ावा मिलता है, ठीक है? और क्या-क्या चीज़ सर्वे करने वाले लोगों को स्पेशली पसंद आई? जयपुर के रॉयल होटल्स, वर्ल्ड क्लास शॉपिंग ऑप्शंस और जयपुर की हॉस्पिटैलिटी और कल्चर। ये रिपीट हो रहे हैं ताकि आप रट लो। ठीक है? सबको यही पसंद आएगा, और क्या है? ये और क्या होता है? आप कहीं घूमने जाते हो तो आपको क्या पसंद आना चाहिए? ये सब पसंद आना चाहिए, राइट? नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है? सॉफ्ट पावर होती है, मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इस तरह की चीज़ों से सॉफ्ट पावर कैसे डेवलप होती है। सॉफ्ट पावर डेवलप होती है जब आप बार-बार न्यूज़ में आते हैं और अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छे टॉपिक्स के लिए न्यूज़ में आते हैं, तो इंटरनेशनली लोगों के माइंड में आपके लिए एक पॉजिटिव इमोशन जनरेट होता है, पॉजिटिव एक माइंडसेट बनता है। और अगर पॉजिटिव माइंडसेट होगा तो रेसिज्म नहीं होगा, ज़ीनोफोबिया नहीं होगा, और जो आपके खिलाफ जो अजीब-अजीब बातें लिख दी जाती हैं ऑनलाइन, आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है, तो वो सब नहीं होगी, ना के बराबर होगी, कम होगी, ठीक है? या फिर उनको रिबफ करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होंगे, तो आपका सॉफ्ट पावर डेवलप होता है, आपके प्रति एक पॉजिटिव भावना बनती है। और जो इंटरनेशनल ग्लोबल ट्रैवल मैगज़ीन्स हैं, इस तरह की मैगज़ीन्स जो हैं, इनमें जयपुर का कंसिस्टेंट प्रेज़ेंस देखने को मिला है। इसका मतलब जयपुर इज़ कंसिस्टेंटली डूइंग गुड, ठीक है? हम बस थोड़ा-सा स्वच्छता अभियान में ही पीछे रह जाते हैं। क्या रैंक आई जयपुर की? 13 और 20, है ना? ओके। की अट्रैक्शंस में ये सब आपके की अट्रैक्शंस हैं, मैं इन सब के नाम आपको बता चुकी हूँ। आमेर फोर्ट हो गया, सिटी पैलेस, हवा महल, नाहरगढ़ फोर्ट, आपके कैमल राइड्स, ये आपको जैसलमेर वगैरह की साइड में ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिलेंगी। ब्लॉक प्रिंटिंग वर्कशॉप, जैसे आपको सांगनेरी प्रिंट वगैरह हैं, सांगनेर में बहुत बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, यू कैन गो विजिट देम, यू कैन सी हाउ इट्स डन, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ब्लू पॉटरी स्टूडियोज़ आपके जयपुर शहर, जयपुर का जो वॉल्ड सिटी है, वहाँ पर देखने को मिलेगा, मैंने खुद ने भी देखा है, बहुत ब्यूटीफुल है। और फोक डांस, आप किसी भी बड़े होटल में जाओगे, किसी भी रिसॉर्ट में जाओगे, जो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड होटल्स होते हैं, ताज रिसॉर्ट है जैसलमेर में, वहाँ जाओगे सम डेजर्ट में, तो वहाँ पर आपको फोक इवनिंग्स देखने को मिलेंगी। तो जो राजस्थान के ट्रेडिशनल डांसेस हैं, या फिर जो भी राजस्थान की ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो गाने होते हैं, ठीक है? वो आपको देखने को मिलेगा। शॉपिंग, कुज़ीन, राजस्थान जैसी कुज़ीन कहाँ है?
है, पूरे इंडिया में है, ठीक है? इतना ज़्यादा ज़बरदस्ती का प्राउड फील करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव रियली गुड कुज़ीन। इफ यू वांट टू ट्राई एनी, आपके हर टाइप के पैलेट को सब एक तरह से सैटिस्फाई करने वाली कुज़ीन इंडिया में अवेलेबल है, ठीक है? तो ये वाला तो आप लगभग हर स्टेट के साथ में पॉइंट लगा सकते हो, रिच कुज़ीन वाला, ठीक है? ओके। शॉपिंग में जौहरी बाज़ार, त्रिपोलिया बाज़ार, बप्पू बाज़ार, सिर्फ यही नहीं है। मैं यहाँ पर 10 बाज़ार बता दूँगी अभी आपको। किशनपोल बाज़ार भी जाओ, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, इंदिरा बाज़ार, सूरजपोल मार्केट जाओ, सुभाष चौक जाओ, ठीक है? लिंक रोड पे आ जाओ, आपको सरावगी मेंशन वगैरह हैं। ये सब कुछ, ठीक है? चौड़ा रास्ता नहीं है इसमें, चौड़ा रास्ता भी है, आना चाहिए इसमें, ठीक है? अजमेरी गेट वगैरह हैं। ये जो हैं राजस्थान के सॉरी जयपुर के ब्रिलियंट ऑफ द ब्रिलियंट आपका शॉपिंग मार्केट है। वो सुना है एमआई रोड, ठीक है? ओके, तो आपकी शॉपिंग यहाँ पर अवेलेबल है। आप हॉस्पिटैलिटी में शॉपिंग के नाम से थोड़ी खुश हो जाती हूँ। ओके, हॉस्पिटैलिटी आपके हेरिटेज होटल्स अवेलेबल हैं, ठीक है? आगरा रोड पे, दिल्ली रोड पे जो जयपुर में ही हैं, उन जगहों पे बहुत लग्ज़री होटल्स अवेलेबल हैं। अरावलीज़ में आपने अचरोल वगैरह का नाम सुना है, जहाँ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आ रही है। पिछली अगर आपने वीडियो देखी है मेरी तो राजस्थान गवर्नमेंट अचरोल में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लेकर आ रही है। उसके पास में 3 ऐसे रिसॉर्ट्स हैं, एकदम वर्ल्ड क्लास ब्यूटीफुल रिसॉर्ट्स हैं, ठीक है? रामबाग पैलेस आपका जयपुर में रामबाग सर्किल के ऊपर है। ओके, और सामोद हवेली सामोद में अवेलेबल है। ये सब जयपुर के ही पार्ट्स बोल रही हूँ मैं, ओके? ठीक है, इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट सीधी सी बात है, ज्यादा लोग आएंगे, जैसा मैंने आपको बताया। सॉफ्ट पावर होती है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है, लोगों की ट्रैवल बकेट लिस्ट में आपका नाम ऐड हो जाएगा, लोग आएंगे तो आपके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। उसके बाद में लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को भी सपोर्ट होता है, ठीक है? कोई बाहर से यहाँ आता है, सांगनेरी प्रिंट की साड़ी खरीदता है, सांगनेरी प्रिंट की चद्दर या पर्दे खरीदता है, तो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को सपोर्ट हुआ ना। व्हेन यू गो आउट तो आप वहां पर से कुछ ना कुछ लोकल सामान लेकर आते हो, इट्स लाइक अ सूवेनियर। आप वहां से कुछ खरीदना चाहते हो, आपकी मेमोरी के लिए, यूज करने के लिए, कुछ सच में पसंद आ जाता है, ठीक है? तो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को, लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को भी सपोर्ट मिलता है। पॉलिसी रिलेवेंस, राजस्थान की टूरिज्म पॉलिसी जो है ना? उसमें जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो है राजस्थान की, 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, उनमें से एक कौन है? दिया कुमारी जी हैं। तो ये ट्रैवल पॉलिसी जो टूरिज्म पॉलिसी है, आई थिंक इट्स वेरी क्लोज टू हर हार्ट, क्योंकि वो इस बारे में बहुत बात करती हैं, ठीक है? हेरिटेज और इको टूरिज्म को प्रमोशन मिलता है। नाइट टूरिज्म, अब जैसे मैंने आपको बताया कि जयपुर में नाइट लाइफ ना के बराबर है, कुछ एरियाज में है बट अदरवाइज ना के बराबर है। तो इस तरह से बहुत लोग आएंगे तो नाइट टूरिज्म भी डेवलप होगा एक दिन, ठीक है ना? वी विल कम नियर मुंबई, हरकतों से नहीं, हरकतों से अपन अपने ही तरह ही रहेंगे, ठीक है? ओके। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिस्ट सेफ्टी के बारे में, टूरिस्ट सेफ्टी इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पिछले कुछ टाइम से काफी अजीब अजीब और बुरी न्यूज आ रही हैं टूरिस्ट को लेके, टूरिस्ट की सेफ्टीज को लेके। तो अगर ज्यादा लोग आएंगे तो लोगों में ज्यादा अवेयरनेस होगी, जीनोफोबिया कम होगा, लोग फेमिलियर हो जाएंगे कि ये लोग आएंगे, यहाँ घूमेंगे, हमारे ऊपर पैसा खर्च करेंगे, हम बेटर पोजिशन पे आएंगे, तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट डेवलप होता है। प्लस आप फेमिलियर हो जाते हैं, फेमिलियर होते हैं तो लोग अजीब अजीब हरकतें नहीं करते। मैं तुम्हारे साथ फोटो ले लूं क्या है, मैं तुम्हारे बालों को टच करके देखूं क्या, ये जो अजीब अजीब सी जो क्रिंजी हरकतें होती हैं वो सब नहीं होंगी। तो टूरिज्म की सेफ्टी भी अपन को देखने को मिलेगी, बढ़ेगी उसमें, ठीक है? स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स मैंने आपको पहले बता दिया। जयपुर में हुई थी G20 की मीटिंग, वो क्यों हुई थी, है ना? बिकॉज जयपुर वर्ल्ड फेमस है टूरिज्म के को लेके। कश्मीर में भी लेके गए थे, मैसूर वगैरह भी लेके गए थे। क्यों? क्योंकि ये बहुत फेमस एरियाज हैं जिनको दुनिया जानती है। तो जब इस तरह से बड़ी बड़ी मीटिंग्स यहाँ पर होंगी, यूनेस्को की मीटिंग हो रही है, G20 की मीटिंग हो रही है, समिट्स हो रही हैं, ठीक है? तो इससे और पॉपुलर होती हैं जगह, और जिनके कारण ग्लोबल, जैसे इस तरह के ग्लोबल इवेंट्स होते हैं तो सिक्योरिटी वगैरह भी बढ़ती है, साफ सफाई भी रहती है, ठीक है? लोगों को तमीज आती है। ओके। इन्वेस्टमेंट में एनकरेजमेंट होता है। कैसे? बहुत टूरिस्ट आएंगे तो टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होगा, और जयपुर को एक सस्टेनेबल सिटी, एक्सपीरियंशियल टूरिज्म के रूप में भी अपन दिखाना चाहते हैं दुनिया को, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एंड आई वुड से कि सिर्फ जयपुर ही क्यों, राजस्थान में, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। बूंदी का किला है, कोई नहीं देख रहा उसको, बट इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, इतना मार्वलस एरिया है वो, इतनी सुंदर जगह, उसके आसपास जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सच सच ब्यूटी। लेकिन दोबारा नहीं जा सकती मैं उस जगह पे, ऐसा हाल कर रखा है, ठीक है? तो मेंटेनेंस की जरूरत है ना? मेंटेनेंस की बहुत जरूरत है। तो अगर लोग आएंगे, इस तरह से प्रमोशन होगा तो मेंटेनेंस भी होगी। थोड़ी बहुत मेंटेनेंस खुद की तरफ से भी होनी चाहिए। लोग कहीं पे भी कुछ भी कचरा फेंक रहे हैं, कहीं पे भी थूक रहे हैं, ये सब, ये क्या है, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है? ओके। ये राजस्थान सरकार की पहल है, और मुझे नहीं पता जब मैं स्कूल में थी तो ऐसी पहल क्यों नहीं आई, ठीक है? क्या हुआ, राजस्थान में जो टॉप 10 गर्ल्स हैं, रैंक सॉरी क्लास 10th की जो टॉप 3 गर्ल्स हैं, उनको अब्रॉड भेजा जाएगा पढ़ने के लिए। वो जो भी कोर्स लेना चाहते हैं, जिस भी क्या कहते हैं, कॉलेज में एनरोल करना चाहते हैं, एक लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी और उनको चूज किया जाएगा। इन तीनों गर्ल्स में से अगर कोई मना कर देती हैं कि मुझे नहीं जाना है, तो जो 4th रैंक होगी, जो 5th रैंक होगी, उनको
उनकी जगह भेज दिया जाएगा। ठीक है, इनका पूरा खर्चा राजस्थान सरकार उठाएगी। क्लास 10th के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनके रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है टॉप 3 गर्ल्स कौन होंगी। लड़कों के साथ में भेदभाव हो रहा है, समाज लड़कियों के साथ में भेदभाव कर लेता है। दोनों तरफ की बातें हैं, ठीक है, कोई दोनों सब एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं। यहाँ पे कोई आगे पीछे नहीं है, सब बराबर चल रहा है मामला आजकल। स्टूडेंट्स को एक 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने का मौका दिया जाएगा ओवरसीज। ठीक है, लिस्ट ऑफ कॉलेजेस हैं, अभी तक कोई लिस्ट ऑफ कॉलेजेस आई नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकती, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन भी नहीं किया है। कम से कम जब मैंने इसको पढ़ा और मैंने बनाया तब तक तो कोई नहीं था। अब अगर आ गया हो तो मैंने चेक नहीं किया है। कौन से कंट्रीज हैं, कौन से लिस्ट ऑफ कॉलेजेस हैं, कौन से कोर्सेज इसमें एनरोल किए गए हैं, कितना टाइम लगेगा, कितनी कॉस्ट लगेगी, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, बट मैं मान के चल रही हूँ कि ये सब तो ऑब्वियसली डिसाइड होगा ही। ठीक है, टॉप 25 स्टूडेंट्स की एक लिस्ट बनाई गई है 2024-25 के बोर्ड एग्जाम्स के बेसिस पे, और इनमें से कोई भी स्टूडेंट्स अगर डिक्लाइन कर देते हैं ऑफर, तो उनसे नेक्स्ट रैंक पे जो स्टूडेंट है उसके पास वो अपॉर्चुनिटी शिफ्ट कर दी जाएगी। अच्छी न्यूज है ना। लाइक आई सेड कि जब मैंने 10th और 12th टॉप करी थी तो फिर ये क्यों नहीं आई स्कीम उस टाइम, है ना। ओके, एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत जल्दी प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। इससे एकेडमिक और प्रोफेशनल प्रोस्पेक्ट्स को बढ़ावा मिलता है कि आप जैसे अब यहाँ पर इतने मौके नहीं है, लेकिन बाहर जाने के बाद में आपका एक तरह से सीवी थोड़ा सा शाइन कर जाता है ना, तो वो मौका आपको मिल जाएगा। सरकार भरेगी एंटायर कॉस्ट किस चीज की, एजुकेशन की। उसमें क्या क्या लगेगा, ट्यूशन फीस लगेगा, एकोमोडेशन लगेगा, और जो भी डे टू डे एक्सपेंसेस होंगे, है ना, वो। लेकिन इसके ऊपर काफी वॉचफुल आई रखी जाएगी, ऐसा नहीं कि वहां जाके पार्टी कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा अलाउड नहीं है। ओके, बहुत अच्छा एनकरेजमेंट है फीमेल स्टूडेंट्स को के लिए कि वो अपनी एजुकेशन जारी रखें, अच्छी पढ़ाई करें। ठीक है ना। अब ये इसलिए टॉप 3 रैंक्स की मारामारी हो जाएगी, पढ़ाई करने लग जाएंगे बच्चे, क्यों, क्योंकि अरे बाहर जाने को मिल जाएगा अपन को। ठीक है, जो कि अच्छी बात है। मोटिवेशन कहीं से भी आए, मोटिवेशन मिलना चाहिए, ये अदरवाइज भी आपकी लाइफ के लिए लागू होता है। आपको अफसर क्यों बनना है, आरएएस ऑफिसर क्यों बनना है, आईएएस क्यों बनना है, आपका कोई भी मोटिवेशन का रीजन हो, अगर वो आपको सच में मोटिवेट कर रहा है तो दैट रीजन इज वैलिड इन योर हार्ट। अगर आपको पता है कि रीजन अच्छा नहीं है तो किसी को बताना नहीं, लेकिन आपको मोटिवेशन बना रहना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपन। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है वो राजस्थान होस्ट करेगा, और 28 स्पोर्ट्स इवेंट्स इसमें डिसाइड किए गए हैं जो राजस्थान में होंगे। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हैं वो राजस्थान करेगा नवंबर में। ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के साथ में मिलके, ऑब्वियसली। ठीक है, और ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया, ये सब भी इन्वॉल्व है। ये सब बकवास न्यूज है, ये सब। हाँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 कमिटीज बनाई गई हैं, ये कमिटी स्ट्रक्चर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। कमिटी स्ट्रक्चर्स में जो पहली कमिटी है ऑर्गेनाइजिंग कोऑर्डिनेशन कमिटी, उसमें 19 मेंबर्स हैं, एग्जीक्यूटिव कमिटी में 29 मेंबर्स हैं। इनका क्या काम होगा ये आप यहाँ देख लेंगे अपन। डायरेक्शन और गाइडेंस प्रोवाइड करना इवेंट को लेके, ऑर्गेनाइज करने वाले और उन ऑर्गेनाइज जो गेम्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करने वाले, कब कौन सा गेम होना चाहिए, कितना गैप होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए, ये सब ये डिसाइड करेंगे। और एग्जीक्यूटिव कमेटी उन गेम्स को एक्चुअली प्रैक्टिकल में करवाएंगी, इनके प्लान के अकॉर्डिंग वो काम होगा। ठीक है ना, वो स्मूथ फंक्शन होना चाहिए, किसी टाइप का झंझट नहीं होना चाहिए, कोई चोट नहीं लगनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है या नहीं है, ये सब जो चीजें होती हैं ये इनका काम होने वाला है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव कमेटी में 29 मेंबर्स होंगे, और उसके बाद में अपन देखते हैं की फीचर्स में 28 स्पोर्ट्स हैं। पहली बार वाटर स्पोर्ट्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। अब मैडम आप भी तो थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि राजस्थान में पानी नहीं है, इन कहाँ से करवाएंगे, कायाकिंग वगैरह करवाएंगे, लूनी में करवाएंगे, बनास में करवा देंगे। ठीक है, या फिर आर्टिफिशियल ऐसी क्रिएट किए जाएंगे राउट्स जिसमें करवाया जा सके। इसमें रोइंग, कायाकिंग और कनोइंग तीनों इंक्लूड किए जा रहे हैं। वाटर स्पोर्ट्स पहली बार इंक्लूड किए जा रहे हैं जो कि राजस्थान में होने वाले हैं। ठीक है, ओके, और क्या है, और कुछ नहीं है। 6000 एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे, मंथली रिव्यू होगा इस चीज का। ये सब समझने वाली चीजें होती है। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है, मैं पर्सनली इस न्यूज से काफी खुश हूं, है ना। राजस्थान सरकार सीनियर सिटीजन्स के लिए एक स्कीम लेकर आई है कि हम उनको फ्री पिलग्रिमेज टूर कराएंगे, तीर्थ यात्रा मुफ्त में कराएंगे। ठीक है, और इसमें इंडिया के जो मेजर तीर्थ स्थल हैं, रामेश्वरम से लेकर आप वैष्णो देवी तक जाओ नॉर्थ साउथ, कामाख्या टेम्पल से लेकर आप इधर सोमनाथ टेम्पल तक आ जाओ, असम से गुजरात तक। ठीक है, ये जितने भी है ना बीच में जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो सब इसमें कवर होंगी। ये आपको सुन के सिमिलर लग रहा होगा जो उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया था 4 धाम यात्रा के लिए, है ना। भारत सरकार का भी प्लान है, दैट इज दोज आर डिफरेंट। ये राजस्थान सरकार का है, राजस्थान के सिटीजन के लिए है, लेकिन इसमें साइट्स जो है वो पूरे इंडिया की कवर हो रही हैं। 56,000 सीनियर सिटीजन को सेलेक्ट किया जाएगा। एक स्पेशल ट्रेन स्टार्ट की जाएगी जो कि रामेश्वरम के लिए रवाना होगी, दुर्गापुरा स्टेशन जयपुर से। जयपुर में है दुर्गापुरा स्टेशन। ठीक है, ओके।
स्कीम जो है सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए ओपन है जो कि 60 साल और उससे ऊपर की आयु के हैं और इनकम टैक्स नहीं भरते हैं। हाँ, ठीक है, सबके लिए नहीं है, आपके मेरे मम्मा पापा नहीं जा सकते। ओके, हो सकता है किसी के जा सकते हो, मेरे तो नहीं जा सकते। इनका एम क्या है, एल्डरली सिटीजन्स जो हैं उन जिनके पास में मॉनेटरी रिसोर्सेज नहीं है, इतना इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं है कि वो स्पेंड करके अपने खर्चे से पूरे इंडिया के तीर्थ यात्रा कर सकें, ठीक है, तो उनकी हेल्प के लिए है राजस्थान सरकार लेकर आई है। और इसमें ये दोनों हैं, ठीक है, ट्रेन से भी जाएंगे, एयर से भी जाएंगे, ठीक है ना, एयर से ये काठमांडू जाएंगे पशुपतिनाथ टेम्पल देखने के लिए। इसमें 6000 सीनियर सिटीजन का शॉर्टलिस्ट अलग से किया जाएगा। हेल्थ भी देखनी पड़ती है, ठीक है, यू आर गोइंग टू अ फॉरेन कंट्री, ठीक है, वीजा ऑन अराइवल है वहां पर, है ना, काठमांडू सॉरी नेपाल में, बट आपको हेल्थ देखनी पड़ेगी, वो थोड़ा सा ऑल्टीट्यूड में ज्यादा है, तो फिर कोई बीमार पड़ रहा है, ठीक है ना, किसी की कोई अदरवाइज बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, तो फिर उनकी भी थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाती है। तो उस सबको देखने के बाद में 6000 सीनियर सिटीजन की एक लिस्ट बनाई जाएगी, उनको ले जाएगा। ट्रेन ट्रैवल जो है 15 अलग अलग रेल रूट से जाएगी और 40 डेस्टिनेशन पे आपको तीर्थ करा के लाएगी, ठीक है। इसमें एकोमोडेशन ट्रैवल जो भी है आपका इंक्लूडेड है, जो बेसिक फूड आइटम्स हैं अगर आप लाना चाहते हैं आपकी मर्जी है, आप खुद अपना पैसा स्पेंड करना चाहते हैं आपकी मर्जी है, जो बेसिक अमेनिटीज हैं आपकी वो सरकार प्रोवाइड करेगी। एडिशनल साइट्स इसमें बहुत सारी हमेशा से जो साइट्स थी उनमें कुछ और भी ऐड किए गए हैं, जैसे वाराणसी, द्वारका, सोमनाथ, तिरुपति और बहुत सारे, और अयोध्या इसको तो कोई नहीं भूल सकता, श्री राम जन्मभूमि को भी लेके जाएंगे, मुझे भी ले चलो, है ना, देख के तो आए यार कैसा है ना, इट्स इट्स ग्रांड स्ट्रक्चर, कल्चरल माइलस्टोन है कंट्री का। एनीवे, सिलेक्शन विल बी डन, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज करेंगी, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आपको प्रोवाइड की जाएंगी, उनको भरना है, उनको अप्लाई करना है, और फिर आपका हो सकता है नंबर आ जाए 56,000 में, है ना। ओके, एक्सपेक्टेड पार्टिसिपेशन जो 800 सीनियर सिटीजन का कैप है वो एक ट्रेन लेकर जाएगी, वेट लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी, आपको डेट्स दी जाएंगी, आपको उसी हिसाब से अकोमोडेट किया जाएगा, और कोई कैंसिलेशन वगैरह है तो फिर नेम्स को, नंबर्स को शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये नेक्स्ट आपकी है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, ये भारत सरकार की पॉलिसी है, इसमें राजस्थान भी अब इन्वॉल्व हो चुका है। राजस्थान का आपका बीकानेर, जैसलमेर, सॉरी बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, ये 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो पाकिस्तान की बॉर्डर लगती है, राइट। पंजाब, हिमाचल, गुजरात, अपन यहाँ नहीं जा रहे, अपन राजस्थान को पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, जो दूसरी तरफ के स्टेट्स हैं, अपने ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जिनकी चाइना से बॉर्डर लगती है, नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से, म्यांमार से, इनसे बॉर्डर लगती है, ठीक है, उनको भी कंसिडर किया जा रहा है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम में। हम राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्टडी करेंगे। इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो बॉर्डर एरियाज हैं वो बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड है, और वहां से लोग छोड़ छोड़ के आ जाते हैं शहरों में काम करने के लिए, तो हम चाहते हैं कि वो अपने गांव में ही रहें, उनको वहीं पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए। इससे 2 फायदे हैं, पहला फायदा तो ये, जो इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है, बॉर्डर टाप के लोग इधर उधर होते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है ना, किसी भी टाइप की पॉइजन ट्रैफिकिंग हो रही है, उसके ऊपर लगाम लगाई जा सकती है। खाली गांव से होना आसान है, अगर ज्यादा लोग होंगे वहां पर तो कोई ना कोई तो आपको बता ही देगा कि कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ हरकतें हो रही हैं, ठीक है। तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बॉर्डर एरियाज को अपन आईज एंड ईयर्स ऑफ द कंट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आईज एंड ईयर्स ऑफ द कंट्री। आईज एंड ईयर्स ऑफ द कंट्री क्यों बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे लोग होंगे तो कोई ना कोई तो आपको बताएगा न्यूज, है ना, ये बंदो गांव में नयो आयो से, ठीक है, मुझे मारवाड़ी नहीं आती, आई एम सॉरी, ठीक है, तो कोई ना कोई तो आपके लिए जासूसी कर देगा, आपको बता देगा कि यहाँ पर क्या गड़बड़ हो रही है। इसीलिए इन एरियाज को सेफ, सिक्योर और वाइब्रेंट बनाने के लिए वाइब्रेंट बॉर्डर्स, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम लाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाइब्रेंट विलेजेस सिर्फ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के जो विलेजेस हैं, जो बॉर्डर पे हैं, उनके लिए है, ठीक है, नाम में मेंशन नहीं है कि बॉर्डर की बात हो रही है, तो ध्यान रखना है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं। हम वहां पर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि एग्रीकल्चर, कॉमर्स, लाइफ स्टॉक, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि वहां पर लोग वहीं रहकर अपना काम ढूंढे, वहीं रहकर अपनी लाइवलीहुड अर्न करें, बाहर ना आए, दूसरे एरियाज में ना आए। इससे क्या होगा, अर्बन एरियाज में या फिर जो सेमी रूरल एरियाज हैं वहां के ऊपर, उन जगहों पे जो लोड हो रहा है पॉपुलेशन का, उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। पुलिस फोर्सेस, कम्युनिटी वॉलंटियर्स सब इंगेज होंगे ताकि बॉर्डर विजिलेंस को बढ़ाया जा सके, स्ट्रेंथन किया जा सके। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर ये काम कर रहे हैं, है ना। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम क्या है, यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, वही चीज है, ओके। राजस्थान क्यों, क्योंकि राजस्थान की बॉर्डर है 1070 किलोमीटर की पाकिस्तान के साथ में। ये पाकिस्तान की बॉर्डर जिनके साथ में लगती है ना, वही इस सरदर्दी को समझ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई दूसरे स्टेट के होते हैं वो इमोशनल हो जाते हैं ना कि इतना क्या परेशान हो रहे हो, तो यहाँ के देखो तुम, हम क्यों परेशान हो रहे हैं इस पाकिस्तान से, ठीक है। पंजाब, हिमाचल, सॉरी पंजाब,
जम्मू कश्मीर का, स्पेशली जम्मू वाला इलाका जो है, क्योंकि कश्मीर तो वैसे ही डिस्टर्ब है इस मामले में, तो जम्मू, पंजाब, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात जहां पर सरक्रीक लगता है, राइट, कच्छ वाला इलाका जो है, भुज वाला, तो ये जो इलाके हैं इनको स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इलीगल माइग्रेशन, ट्रेडिंग मैल प्रैक्टिसेस और सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज्यादा देखने को मिलती हैं बॉर्डर पे, और वो भी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है ना। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, वो वाली बात है। ओके, की फीचर्स ऑफ फेज 2। अब ये फेज 2 क्या है? ये फेज 2 यही है कि हमने अब राजस्थान को भी इसमें इंक्लूड कर लिया है। पहले वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम में राजस्थान इंक्लूडेड नहीं था। ये शुरुआत हुई थी आपकी लद्दाख वाले इलाके से, क्योंकि आपके तिब्बत की साथ में बॉर्डर लगती है वहां पे, राइट। ओके, 10 विलेजेस हैं 6 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के साथ में, जो कि राजस्थान ने प्रपोज किए हैं, है ना, इस स्कीम में। इसमें जालौर भी इन्वॉल्व है, जैसे यहाँ पर मेंशन नहीं है, कहाँ है मैप, ये रहा, ये वाला जो आपको डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है, ये है ना, दिस इज जालौर। तो टेक्निकली जालौर की बॉर्डर नहीं लगती है राजस्थान से, लेकिन हमने वाइब्रेंट प्रोग्राम में जालौर को भी इन्वॉल्व किया है। ये आपका जोधपुर है, जोधपुर भी इसमें इन्वॉल्व है, इसीलिए ये 6 डिस्ट्रिक्ट हो गए। समझ में आ गया? गुड। चलो, और क्या इसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहा है? एजुकेशन इंप्रूव करेंगे, हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, उनको शहरों तक ना आना पड़े, हॉस्पिटल्स के लिए वहां पर प्रोवाइड हो जाए। इंटरनेट कनेक्टिविटी देंगे, कम्युनिटी को टूरिज्म सर्किट डेवलप करेंगे, ताकि घूमने फिरने के लिए लोग जाएं, वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, लाइवलीहुड हो, तो लोग वहीं रहेंगे। और सिविक एमिनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, कि सिर्फ बॉर्डर पे सोल्जर्स ही क्यों हो, बीएसएफ ही क्यों हो, वहां पर अदरवाइज भी सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, पुलिस भी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ ही गया है। सीमा प्रहारी विलेजर्स को ही दिया जाएगा ये काम, कि आप ध्यान रखें अपनी बॉर्डर का, पाकिस्तान है वो, ध्यान रखो। ठीक है, ओके। उसके बाद में सिटीजन पार्टिसिपेशन को हम प्रोत्साहन देना चाहते हैं, सिटीजन की तरफ से ये इनिशिएशन आए, ये इनिशिएटिव हो, कि वहां पर जो भी एक्टिविटीज हैं उनके बारे में हमें पता चल सके। और नेशनल इंटीग्रेशन, जो पेरिफेरी है, पेरिफेरी किसको बोलते हैं? अंत को बोलते हैं, लिमिट को बोलते हैं, बॉर्डर को बोलते हैं। वहां पर नेशनल इंटीग्रेशन की भावना को बूस्ट करना जरूरी है ना। पता चले राजस्थान के, पंजाब के जो बॉर्डर वाले लोग हैं यही बोलने लग जाए, वो पाकिस्तानी तो अपने भाई हैं, तो हो जाएगी फिर, तो भाई बना लेना उनको, फिर गड़बड़ हो जाएगी फिर। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि वहां पर स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट फीलिंग हो, वहां पर स्ट्रॉन्ग नेशनल इंटीग्रेशन की फीलिंग हो, ताकि वो अपनी उस बॉर्डर को सिक्योर करके रख सके, उसके ऊपर नजर रख सके। ठीक है, पाकिस्तान है वो, आई कैन नॉट एम्फेसाइज दिस इनफ, है ना। ओके, बॉर्डर इंपैक्ट, इसमें क्या है? बॉर्डर इंपैक्ट, जो रूरल इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिलेगा, ऑब्वियसली बात है, वहां एक्टिविटीज करवाएंगी सरकार, वहां पर इन्वेस्टमेंट करेगी तो बूस्ट मिलेगा। वन बॉर्डर वन पॉलिसी, हमारे नेबर्स ही ऐसे हैं, हम क्या करें, 2 बड़े नेबर्स हैं, दोनों ही ऐसे हैं। ठीक है, तो हमें उनके लिए एक यूनिफाइड पॉलिसी की जरूरत है, जो हमारे कंट्री को सिक्योर कर सके। डेमोग्राफिक और कल्चरल चेंजेस जो हैं उसके ऊपर भी कंट्रोल करा जा सकता है। आसाम में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वेस्ट बंगाल में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, बांग्लादेश से लोग बॉर्डर टाप के आ जाते हैं, और डेमोग्राफिक डिविडेंड आपका वहां पर चेंज हो रहा है। आपने एक वो सुनी होगी, डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, है ना। हम नहीं चाहते कि राजस्थान वो प्रॉब्लम फेस करे, राइट। तो डेमोग्राफिक कंट्रोल भी वहां पर होगा। फिर जो एजेंसीज के अंदर जो कोलैबोरेशन होता है उसको भी अपन स्मूथ कर सकते हैं। यूनियन होम मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट, बीएसएफ, लोकल बॉडीज, और इसमें इंटेलिजेंस भी आती है ना। जो इंटेलिजेंसीज हैं वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएंगी, उनको ज्यादा इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन होगा, ज्यादा लोग लगेंगे, ब्रेनस्टॉर्म होगा, फैसले होंगे, तो जल्दी अपन सिक्योरिटी पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज आपका, राजस्थान जो है वो मिनरल ब्लॉक ऑक्शंस में नंबर 1 रैंक पे आया है। राजस्थान में क्या है? माइंस एंड मिनरल्स। खेती तो हमारे यहाँ इतनी ज्यादा होती नहीं है, पानी नहीं है हमारे पास में, है ना, लेकिन हमारे पास में अरावलीज हैं, हमारे पास में जमीन के नीचे पठार है ना। तो हमारे पास में बहुत स्टोन्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, उनका एक्सकेवेशन की बात है, उनकी माइनिंग की बात हो रही है। जो इंडिया ने जो ब्लॉक ऑक्शनिंग हुई है उसमें 103 ऑक्शंस राजस्थान की तरफ से आए हैं, जो कि कंट्री में हाईएस्ट है। इसमें आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है, 500 ब्लॉक्स। अब ये जो अलग अलग जो ब्लॉक्स वाली न्यूज होती है ना, ये चेंज होती है, कल कहीं और पे नोटिफाई कर देंगे जगह को कि भाई वहां पर लाइमस्टोन मिल रहा है, तो वहां पर नई माइन बन जाएगी। तो वहां पर जब एक्सकवेशन होगा, जब वहां पर से निकालेंगे लाइमस्टोन को, तो ऑक्शंस फिर हो जाएंगे, कोई और कंपनी आएगी वहां पर ऑक्शन करेगी, बिड करेगी, और फिर उनको उसको एक्सट्रैक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। तो ये नंबर्स हमेशा चेंज होते रहेंगे, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हाईएस्ट बिडिंग ऑक्शंस की राजस्थान ने दिखाई है ऑल इंडिया में। ठीक है, फिर सिर्फ 18 महीने में 64 ब्लॉक्स को ऑक्शन कर दिया गया है। ये सब जैसा मैंने आपको बताया, अब 19 महीने में हो सकता है 70 ब्लॉक्स हो जाएंगे, है ना। तो ये न्यूज आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, सॉरी, ये डिटेल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। राजस्थान ने टॉप किया है, वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
इस ईयर में 24-25 में 34 नए मिनरल ब्लॉक्स नोटिफाई किए गए थे। 15 ब्लॉक्स अभी तक 2025-26 कितने 6-7 महीने तो हुए हैं, 6 महीने हुए हैं, कितने महीने हुए हैं, हाँ ठीक है। तो उनको 15 ब्लॉक्स को नोटिफाई कर दिया गया है। इसमें कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है? माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015। इस एक्ट के अंदर तो माइंस एंड मिनरल्स वाली जो मिनिस्ट्री है वो इन्वॉल्व होगी। ओके, प्राइमरी मेथड ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। राजस्थान में क्या क्या पाया जाता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लाइमस्टोन, जिप्सम, पोटैश, सिलिका, मार्बल, जिंक, कॉपर, बायराइट और सैंड। सिलिका सैंड, सिलिका सैंड किस लिए काम आती है? ग्लास बनाने में, ठीक है। जिप्सम, पोटैश, लाइमस्टोन, मार्बल, मार्बल आप इसमें एक और लिखो ना, इसमें यही क्यों लिखा हुआ है? सिर्फ सैंडस्टोन वगैरह भी लिखो, मकराना, सॉरी हाँ, मार्बल आपका मकराना का फेमस है, वैसे सैंडस्टोन भी तो है किशनगढ़ वगैरह की तरफ, ठीक है। तो ये और इसमें आप और निकाल सकते हैं, ठीक है। राजस्थान में बहुत माइंस एंड मिनरल्स अवेलेबल हैं। सेंटर किस चीज के ऊपर फोकस्ड है? ट्रांसपेरेंसी, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और जॉब क्रिएशन। तो वही वाली बात है, बिड होंगी, ऑक्शंस होंगे, कोई ना कोई बिड जीतेगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, तो वो यहाँ पर आएंगे, स्टैब्लिश करेंगे अपना बिजनेस और माइनिंग और होगी वहां पर और डेवलपमेंट होगा, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जो है एक्सप्लोरेशन, डिलिनिएशन, माइन डेवलपमेंट, बेनिफिट, ये सब आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के पार्ट होता है। ये तो बेसिक लॉजिकली भी आप निकाल सकते हो। इतने सारे अगर माइंस होंगे, इतनी सारी माइनिंग होगी, इतने सारे यहाँ पर ऑप्शंस होंगे, तो फिर उसका एक्चुअली फायदा क्या है इकोनॉमी के लिए, है ना। और एमएसएमईज को बूस्ट मिलेगा। जियोलॉजी इन, अच्छा ठीक है, माइनिंग डिपार्टमेंट जो है वो जियोलॉजी, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के साथ में मिलकर ये काम करेंगे। ये सब क्यों इन्वॉल्व होने जरूरी है? रणथंबोर के बीच में अगर कुछ निकल आया तो, है ना, तो इन सबको भी इन्वॉल्व, वो मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया था, ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक, ओके। तो इन सबका एग्जांपल, सॉरी, इन सबको इन्वॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। 10 नई माइंस को टारगेट किया है नवंबर दिसंबर के अंदर अंदर उनको ऑक्शन के लिए रेडी करने को, ठीक है, ये टारगेट है। फर्स्ट प्राइज मिला है थर्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस स्ट्राइक माइनिंग मिनिस्ट्रीज, ये मैंने आपको बता दिया। कोची में मीटिंग हुई थी इसकी, ठीक है। कोची कहाँ है? केरला, राइट। 77 ब्लॉक्स माइनिंग लीज को और 26 ब्लॉक्स आपको कंपोजिट लीज को। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फिर नंबर चेंज हो जाएगा जैसे ही टाइम बीतेगा। 10 नए ब्लॉक्स नवंबर दिसंबर में हैं, ये फिर इंक्रीज हो जाएंगे। कौन कौन से इसमें इंक्लूडेड हैं ब्लॉक्स? लाइमस्टोन, आयरन ओर, बॉक्साइट, मैंगनीज, गोल्ड, सिलिका सैंड, पोटैश, गार्नेट, मार्बल, सैंडस्टोन, सब, ठीक है ना, इसमें सब है, राइट। ये लिस्ट आपको मिनरल्स की लिस्ट याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, और राजस्थान में आयरन ओर भी मिलता है, ठीक है, आयरन ओर की भी माइनिंग होती है। ऐसा नहीं है कि आपको वर्ड बाय वर्ड चीजें याद करनी है, लेकिन आपके पास में 10-12 एग्जाम्पल अगर आप अभी याद करोगे तो एग्जाम में 2-3 तो याद आएंगे ही आएंगे, 4 याद आ जाएंगे, लेकिन आपको याद अभी कम से कम 12-13 याद करने पड़ेंगे। रॉयल्टी ग्रोथ, ये रॉयल्टी जो है ये राजस्थान ने कलेक्ट करी है ऑक्शन करके, और 24% इंक्रीज देखने को मिला है 2024-25 से, ठीक है। सॉरी, 24-25 का तो है, 23-24 से, 23-24, ठीक है, इस साल से। रेवेन्यू, स्पोर्ट्स, पब्लिक वेलफेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सब ऑब्वियसली बात है, बिजनेस आएगा तो होगा ही होगा। अब आपके लिए न्यूज, ये लास्ट आज की न्यूज है, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, बताते हैं क्या हुआ है। मुख्यमंत्री अवधिक पार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना। क्या है? लोग लोन लेते हैं और कारणवश, जो भी कारण है, वो उस लोन को नहीं चुका पाते हैं, इंटरेस्ट नहीं चुका पाते हैं, तो सरकार ने क्या किया, डिसीजन लिया था कि अगर आप इंटरेस्ट समेत लोन नहीं चुकाना चाहते तो आप सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट चुका दो, आप इंटरेस्ट अमाउंट मत दो, ठीक है ना। इसी को कहते हैं ब्याज राहत। इंटरेस्ट का आपने इंटरेस्ट छोड़ दिया, इंटरेस्ट मत दो हमें, ठीक है। अवधिक पार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता। अब ये समझौता जो है ये एक तरह का कॉम्प्रोमाइज है ना। सरकार को नुकसान हो रहा है, बैंकों को नुकसान हो रहा है, इंटरेस्ट ही तो अर्निंग होती है, राइट। लेकिन ये नुकसान हो रहा है, हम ये नुकसान झेलने को तैयार हैं, आप प्रिंसिपल अमाउंट दो। इससे क्या होगा? इससे एक तो जो लोन लेके भागने वाली जो हरकतें हैं, और छोटे भी व्यापारी भी करते हैं, बड़े व्यापारी भी करते हैं, इसमें भेदभाव नहीं है अपने को इंडिया में, ठीक है। ये सब करता है अपन, ये सब एक जैसे ही है इस मामले में, ठीक है। तो इससे ये फायदा होगा कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है मनी सर्कुलेशन में बना रहेगा। समझ में आ गया? गुड। प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक्स जो हैं उनके थ्रू जो लोन गया था वो, और भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है उस रिकवरी अमाउंट को देने में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। भीलवाड़ा ने 62.03% रिकवरी दिखाई है और चित्तौड़गढ़ ने 59.48%। ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। भीलवाड़ा नंबर 1 पे, चित्तौड़गढ़ नंबर 2 पे, ये आपके लिए न्यूज इंपॉर्टेंट है। स्कीम में क्या है? स्कीम में यही है कि जो डिफॉल्टिंग बोरोवर्स होते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक्स के, उनके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी का लोड ना हो, वो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट दें और ये लीजिए, आ गया ना।
पेनल्टी और इंटरेस्ट से 100% रिलीफ, सिर्फ अपना प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दो और हम आपकी बुक क्लोज कर देंगे। ठीक है, स्कीम की डेडलाइन 30 सितंबर एक्सटेंड कर दी गई है। ये है भीलवाड़ा का परफॉर्मेंस, चित्तौड़गढ़ परफॉर्मेंस। ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं आप देख लें, आप ऐसे करके याद होता है तो ऐसे याद कर लो। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ इंपॉर्टेंट है। स्कीम का स्टेटस क्या है? 5,000 से ज्यादा केसेस सेटल हो चुके हैं, 2,500 केसेस पार्शली सेटल हो गए हैं, 25% टोटल एलिजिबल केसेस हैं जिनको इस स्कीम में एड्रेस किया गया है। और पॉजिटिव बोरोवर सेंटिमेंट क्रिएट होता है कि अच्छा ठीक है, अगर कल को कोई दिक्कत हो भी गई तो मुझे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, मेरे ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी, मैं ये पैसा तो फिर भी दे ही दूंगा, तो मैं लोन ले लूं। फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, आप मेन स्ट्रीम बैंकिंग सेक्टर जो है उससे जुड़ते हैं। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। डेट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म जो है रूरल क्रेडिट सिस्टम का, वो नई तरीके से डेवलप किया गया है, लोगों के ऊपर लोड नहीं आ रहा है पैसा वापस देने का। कॉर्पोरेट बैंकिंग और फाइनेंशियल इंक्लूजन की प्रैक्टिसेस को एफिशिएंसी मिल रही है, बढ़ावा मिल रहा है, कम्युनिटी आउटरीच हो रही है, अकाउंटेबिलिटी देखने को मिलती है लोगों में, लोगों के अंदर एक भाव आता है कि मैं ये पैसा तो दे ही दूं, कम से कम सरकार मेरे ऊपर पेनल्टी तो नहीं लगाई, कल को मेरे को आके पकड़ेंगे तो नहीं बैंक वाले। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी भी होती है और ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा ज्यादा हेल्प कर सके, चाहे खुद का पैसे का नुकसान हो जाए लेकिन लोगों की हेल्प बनी रहनी चाहिए। ये सब भी है। ठीक है, तो आज की न्यूज आपकी कंप्लीट हो गई। आई होप कि एक अच्छा पॉजिटिव सेशन रहा होगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है सारी न्यूज, पढ़ो इनको। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट वीक मिलेंगे।